मैं हूं निखिल खंडेलवाल, ये है मेरा प्रोफाइल। यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्टॉक मार्केट रिलेटेड इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट हो सकता है तो नुकसान भी हो सकता है, इसलिए सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। अपना रिसर्च या एनालिसिस खुद कीजिए या अपने सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से करवा के लीजिए। हाय, तो यहाँ पे गौरव शुक्ला जी का पूछना है कि लॉन्ग टर्म व्यू से कोटक बैंक ये अच्छा है या नहीं है। चलिए हम लोग ये देख लेते हैं कि कोटक बैंक जो अपने लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशंस में ऑलरेडी 11% से ज्यादा यहाँ पे डाउन हो चुका है, तो क्या यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिख रही है या नहीं। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कोटक बैंक का स्टॉक प्राइस, अगर हम लोगों ने इसे 5 ईयर्स का स्टॉक प्राइस अगर कर देते जो वीकली यहाँ पे बेसिस पे है, तो काफी अच्छा यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि ये एक सपोर्ट लाइन पे यहाँ पे बैठा हुआ है, राइट। तो यहाँ पे सपोर्ट लाइन पे ये बैठा हुआ है, जैसे कि जिस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है कि 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम ऑलमोस्ट 4 टाइम यहाँ पे स्टॉक आ चुका है। तो ये जो बेसिक चीज मैंने बताई यहाँ पे याद रख लीजिए, ये सबसे बड़ा गलती है जो पूरी दुनिया करती है। आप कभी भी याद रख लीजिए, आप टेक्निकल एनालिसिस जब करते हैं तब नॉर्मल हिस्टोरिकल बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल प्राइसेस आप प्रिडिक्ट करते हैं कि आगे आने वाले पीरियड में स्टॉक पैटर्न कहा जाएगा। जब लेकिन कभी भी कंपनी में या स्टॉक प्राइस में जहां पे फंडामेंटल न्यूज है, कोई इंपॉर्टेंट न्यूज है, वहां पे टेक्निकल्स काम नहीं करते, तो आपको टेक्निकल्स वो टाइम पे नहीं यूज करने होते। हम लोगों को अब जैसे यहाँ पे कंपनी के अगेंस्ट में आरबीआई ने कुछ अनाउंसमेंट दी है, जो अनाउंसमेंट फंडामेंटली कंपनी के बिजनेस ऑपरेशंस को अफेक्ट करेगी, तो वो टाइम में आपके लेवल्स काम नहीं आएंगे। लेवल्स कब काम आते हैं? नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन से, फिर कुछ चीजें फंडामेंटल देखने बाद अगर नॉर्मलाइज्ड वे में बिजनेस ऑपरेशन चल रहे तो तब वो टाइम पे आप यूज कर सकते हो कि हिस्ट्री चेक कर सकते हो कि स्टॉक के प्राइस में, ठीक है, स्टॉक के प्राइस में डिमांड और सप्लाई कहाँ पे आता है। तो यहाँ पे अगर कोई टेक्निकल एनालिसिस कर रहा है तो वो लोग मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है, इस चीज को नहीं देखनी। अब या इसको मैं और अच्छी तरीके से बोलूं तो क्या आपने डीएचएफएल के टाइम पे लोग वहां पे बराबर टेक्निकल एनालिसिस की, यहाँ से स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। यस बैंक के टाइम पे भी स्टॉक नीचे गिर रहा था, लोग बोल रहे थे अरे नीचे जाएगा। वोडाफोन आइडिया सेम स्टोरी, जहां पे स्टॉक क्रैश होते रहते लोग वहां पे कैसे टेक्निकल एनालिसिस लगाते मुझे समझ नहीं आता। जहां पे फंडामेंटल न्यूज है स्टॉक प्राइस, वहां से आप वहां पे टेक्निकल एनालिसिस नहीं लगाते, आप न्यूज की देखते इफेक्टिवनेस कितनी है उस हिसाब से डिसीजन लेते, ठीक है। तो कहाँ टेक्निकल एनालिसिस यूज करना है, कहाँ नहीं करना है, इसकी भी समझ होनी चाहिए। चलिए इस बात पे अभी कोटक पे हम लोग बात कर लेते हैं कि अच्छा, जो शुक्ला जी का कहना था कि लॉन्ग टर्म व्यू, देखिए फंडामेंटल एनालिसिस तो हम यहाँ पे अभी नहीं करेंगे। वो करने का सही टाइम पीरियड कब है? जब मार्केट बहुत बहुत ज्यादा गिरा हुआ होगा, वो टाइम पे जब स्टॉक अपने हाई से एटलीस्ट 30% या उससे ज्यादा करेक्ट हो चुके होंगे बिकॉज मार्केट हैज फॉलन, और सेकंड कि स्टॉक अपने आप में ही खुद 30 से लेके 50% के आसपास नीचे गिरा हुआ है बिकॉज ऑफ सम XYZ रीजनिंग की वजह से, ठीक है। तो वो टाइम पीरियड अभी नहीं है, तो डीप एनालिसिस करके अभी वो मजा नहीं आएगा। अब मुझे समझ में आता है कि आपका जो एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पे स्टॉक प्राइस जब 11% कम टाइम पीरियड में करेक्ट हो चुका है तो क्या यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिख रही है या नहीं, तो वो हम लोग इस चीज पे देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग इस चीज का न्यूज एनालिसिस करेंगे। तो न्यूज एक्चुअली क्या था कि यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक पर आरबीआई क्या करती है, कोटक महिंद्रा बैंक को एक नोटिस इशू करती है। ये बोलती है कि यू आर बिंग प्रोहिबिटेड, आरबीआई बोलती है कि कोटक महिंद्रा बैंक आप नए क्लाइंट्स ऑनलाइन या मोबाइल बैंकिंग के चैनल के द्वारा आप यहाँ पे नहीं ले सकते, ठीक है। यू कैन नॉट ऑनबोर्ड न्यू कस्टमर्स थ्रू ऑनलाइन एंड मोबाइल बैंकिंग चैनल्स। तो ये एक चीज हो गई। अब और इसी के साथ मतलब ये तो एक हो गया, मतलब नए क्लाइंट्स ऑनलाइन नहीं आएंगे, लेकिन इसी के साथ कंपनी आरबीआई ये भी बोलती है कि आप जो है ना, आप क्रेडिट कार्ड न्यू वाले इशू नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जो रिस्ट्रिक्शंस क्यों लाई है, तो आरबीआई बोलती है कि हम लोगों ने आपके जो ऑपरेशंस देखे थे उसका आईटी एग्जामिनेशन किया था तो फॉर द ईयर 2022 और 23 के लिए, तो आपका वो करने बाद हम लोगों ने नोटिसेस भी इशू किए थे कि आप ये ठीक कर लो, आपके कंप्लायंसेस और बाकी सारी चीजें आईटी की चीजें ठीक कर लो, लेकिन आपने नहीं की। तो वो करने बाद भी कोटक महिंद्रा बैंक हैज फेल टू एड्रेस दिस कंसर्न, आपने इस कंसर्न को सही से एड्रेस नहीं किया और टाइमली भी नहीं किया, तो इसके वजह से हम आप पे रिस्ट्रिक्शंस ला रहे। तो अब यहाँ पे होगा क्या एग्जैक्टली, मतलब इसके वजह से कि आप ऑनलाइन और मोबाइल से भी न्यू कस्टमर ऐड नहीं कर सकते, नंबर 1, और नंबर 2 क्रेडिट कार्ड बिजनेस भी नहीं कर सकते। तो ये लोग क्या करें, कोटक महिंद्रा बैंक ये अग्रेसिवली अपना क्रेडिट कार्ड का बिजनेस बढ़ा रहा था रिसेंट ईयर्स में। इनका जो क्रेडिट कार्ड का मार्केट शेयर है ऑलमोस्ट 5.8% ऑफ द नंबर ऑफ कार्ड्स। तो पूरे कार्ड जितने भी इशू किए गए हैं उसके 5.8% ये ऑलरेडी कोटक महिंद्रा बैंक के, और इसी के साथ स्पेंडिंग के वाइज इनका मार्केट शेयर अप्रोक्सीमेटली 4% का है। और जितने भी इन्होंने मतलब 99% ऑफ द न्यू क्रेडिट कार्ड और 95% ऑफ न्यू पर्सनल लोन सोल्ड बाय वॉल्यूम वेयर डन डिजिटली। तो मतलब आपका ये सारा जो चीज है आगे आने वाले पीरियड में जो भी कंपनी फोकस करी थी क्रेडिट कार्ड इशुएंस और पर्सनल लोन्स के लिए, तो ये कंप्लीटली अभी बंद हो जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ शेयर ऑफ अनसिक्योर्ड लोन्स इंक्रीज टू 11.6%। तो अनसिक्योर्ड लोन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे भी आपका ग्रोथ अफेक्ट होने वाला है फॉर Q3 FY24 के लिए। तो और मैनेजमेंट ने पहले बोला था, गाइड किया था कि हम लोग मिक्स ऑफ अनसिक्योर्ड लोन टू मिड टर्म ये मिड टीन्स पे लेके जाएंगे, मतलब 15% के आसपास कहीं तो भी लेके जाएंगे, जो अभी ऑलमोस्ट 11.6% के पास में। तो अब यहाँ पे एक समझ लीजिए,
स्टॉक प्राइस कैसे डिसाइड होता है कि एनालिस्ट कम्युनिटी क्या करती है कि वो यूज़ करती है नंबर्स को, ठीक है, कि क्रेडिट कार्ड का कितना ग्रोथ होगा, पर्सनल लोन का कितना कितना ग्रोथ होगा, अनसिक्योर्ड लोन का कितना ग्रोथ होगा, कंपनी मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि बॉस मिड टीन मतलब 15% के आसपास में कहीं होगा, तो क्या होगा 13% पे, 15% पे, 16-17% पे आसपास अगर वो नंबर पहुंचता है तो कंपनी की ग्रोथ कितनी होगी, बेस केस, वर्स्ट केस और बेस्ट केस सिनारियो, ऐसे 3 सिनारियो निकालते हैं, उसके हिसाब से वैल्यूएशन करते हैं, कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हैं उसमें से, ठीक है। आज की घड़ी में जो भी वैल्यूएशन मॉडल थे ये सारे अफेक्ट हो गए, क्योंकि यहाँ पे आरबीआई बोली कि आप कुछ भी नहीं कर सकते एक्सेप्ट, अच्छा इसमें सिर्फ एक ही चीज ये लोग कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई ऑफलाइन मोड में, मतलब कंपनी यहाँ पे बैंक के ब्रांचेस जो है वहां पे कोई जाके अकाउंट ओपन करना चाहता है तो वो कर सकता है, लेकिन उसमें ज्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक का ज्यादा से ज्यादा फोकस ये इनका ऑनलाइन में था। तो यहाँ पे आरबीआई की कंसर्न और रिव्यू प्रोसेस क्या थी कि ये जो आपका डिजिटल और क्रेडिट कार्ड का बिजनेस ट्रांजैक्शन ये बहुत ज्यादा अचानक से बढ़ गया, अच्छी ग्रोथ थी, लेकिन इसकी वजह से आपका आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर ये उतना नहीं बढ़ा। तो इसमें क्या हो गया कि आरबीआई विल बी रिव्यूड अपॉन, अच्छा ये कैसे निकलेगा कि आप जब कंप्लीशन ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव एक्सटर्नल ऑडिट कमीशन बाय द बैंक विथ प्रायर आरबीआई अप्रूवल, तो आप हमको पहले आरबीआई अप्रूवल दो कि आप एक्सटर्नल ऑडिट करवा रहे हो, और वो जब आपका पूरा कॉम्प्रीहेंसिव ऑडिट खत्म हो जाएगा हमको बताना, फिर हम बताएंगे कि आप चालू कर सकते हो कि नहीं, ठीक है। तो इसमें रेमेडी करना पड़ेगा इनको, ऑल द डिफिशियंसी पॉइंटेड आउट इन द एक्सटर्नल ऑडिट एंड ऑब्जर्वेशन कंटेंट इन द आरबीआई इंस्पेक्शन, ठीक है। तो ये सारा जो चीज है ये सारा कर सकते हो। इसके बाद द आरबीआई बैन विल बी डिस्टर्ब द ग्रोथ ट्रेजेक्टरी ऑफ रिटेल प्रोडक्ट की जितनी भी ये है, तो ये अफेक्ट होगी। इसका मतलब क्या है कि देखिए रिटेल प्रोडक्ट कभी भी हाई मार्जिन वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, क्रेडिट कार्ड वाले बोलो या इनका जो पर्सनल लोन वाला भी सेगमेंट है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट होगा, or restriction will adversely impact the overall margins and profitability. The IT deficiency mentioned by the regulator pose a concern as KMB has been known for its risk management and overall governance practices. तो बैंक अच्छा है, ठीक है। अब इसमें आईटी से रिलेटेड ये जितने भी कंसर्न्स है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप सोचोगे कि बॉस ठीक है, मतलब दैट इज एग्रीड, तो ये फर्स्ट टाइम नहीं था। यहाँ पे देख लीजिए कि जैसा इसके पहले भी आरबीआई ने अपने मतलब बाकी बैंक्स के अगेंस्ट में यहाँ पे एक्शंस लिए थे इसके पहले। तो सबसे पहले देखिए, याद रखिए कि दिसंबर 2020 में एचडीएफसी बैंक के अगेंस्ट में आरबीआई ने बोला था कि आप न्यू क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते, और डिजिटल लॉन्च को भी उसको होल्ड कर दिया था। ये दिसंबर 2020 में, तो ऑलमोस्ट 8 महीने बाद अगस्त में उनको बोल दिया एचडीएफसी बैंक को कि आप न्यू इशू कर सकते हैं, लेकिन कुछ लिमिटेशन थी, और फिर और कुछ दिनों बाद वहां पे बैंक को बोल दिया ठीक है आप नॉर्मली काम कर सकते हो। तो यहाँ पे आरबीआई ने, मतलब ये दिसंबर 20 एचडीएफसी बैंक के लिए था। अक्टूबर 23 में बैंक ऑफ बड़ौदा को भी कहा कि यहाँ पे आप न्यू क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते। डिजिटल लॉन्च पे भी यहाँ पे किया था। बजाज फाइनेंस को बोला था कि आप लोन अंडर इंस्टा ईएमआई कार्ड ये नहीं दे सकते। इसके बाद पेटीएम बैंक, पेमेंट बैंक को बोला था कि डिपॉजिट और क्रेडिट ट्रांजैक्शन आप नहीं कर सकते जान 2024 में। मार्च में बोला था आईआईएफएल फाइनेंस को कि फ्रेश गोल्ड लोन आप नहीं दे सकते। अगेन मार्च 24 में जेएम फाइनेंशियल को बोला था कि शेयर्स, डिबेंचर्स एंड लोन्स फॉर आईपीओ आप नहीं कर सकते, और इसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक को भी ये चीज बोली हुई। तो आरबीआई एकदम विजिलेंट तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है। अब एक और चीज पहले यहाँ पे और बता देता हूँ कि यहाँ पे ये लेटेस्ट वाले, मतलब जो कल आए थे, यहाँ पे एनालिस्ट रिकमेंडेशन कुछ इस तरीके से। यहाँ पे बर्नस्टीन बोलता है कि मार्केट परफॉर्म ऑन बैंक विद टारगेट प्राइस ऑफ 2100, ठीक है, न्यूट्रल रेटिंग है। सीएलए से आउट परफॉर्म विद 2100 का टारगेट प्राइस। सिटी का यहाँ पे न्यूट्रल और टारगेट प्राइस 2040। जेफरीज का यहाँ पे होल्ड का रेटिंग है, टारगेट प्राइस 1970, और मैक्वेरी का यहाँ पे मेंटेन न्यूट्रल ऑन बैंक ऑन टारगेट प्राइस 1860 विच इज नेगेटिव, ठीक है। न्यूट्रल और नेगेटिव इस तरीके से। अब बात एक बार ध्यान रख लीजिए, यहाँ पे जो स्टॉक प्राइस है, ठीक है, ये टोटली जस्टिफाइड है। जो न्यूज आई है उस चक्कर में जो स्टॉक प्राइस गिरा है, क्योंकि इनका हो क्या रहा है कि यहाँ पे स्टॉक जो है ना, ये स्टॉक जो बिजनेस डिस्ट्रप्शन हुआ है, तो बिजनेस डिस्ट्रप्शन आपकी ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट करेगी। ये परमानेंट नहीं है। यूजुअली मैं भी खुद बोलता हूँ कि यहाँ पे ये चीज परमानेंट, जो चीज परमानेंट नहीं है आप उसको मतलब एक अपॉर्चुनिटी करके आप उसे यूज कर सकते हैं, और बाद में फिर आपको मतलब सारी चीजें नॉर्मलाइज होंगी फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। लेकिन एक बात बोलता हूँ, हम लोग कभी भी ऐसा स्टॉक प्राइस जब भी लेते तब स्टॉक ने कम से कम 20-30%, 40% ऐसा करेक्ट हुआ होगा। और जैसा अभी का न्यूज है, क्योंकि ये पता है आज नहीं तो कल 6 महीने साल भर में कोटक महिंद्रा बैंक वापस से अपने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड कर लेगा, फिर आरबीआई के पास जाएगा, आरबीआई बोलेगी ठीक है इशू करना चालू कर दो, ठीक है। तो वो टाइम पीरियड पे फिर सब चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी, फिर ये जो 10% का ये अफेक्ट हुआ है ये चीजें भी नॉर्मलाइज होंगी। लेकिन परेशानी ऐसा है कि ये जो टाइम पीरियड हम लोगों ने बोला 6 महीने से 1 साल का टाइम पीरियड, अगर ये 1 साल से 1.5 साल का हो गया तो उतना टाइम तक के आपका ग्रोथ गया। और ये स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कोटक महिंद्रा बैंक की जैसे बैंक के लिए, जिनका मैक्सिमम मतलब जो फोकस होता है ये डिजिटल रिलेटेड चीज़ों पे है, उसकी वजह से। और इसी के साथ यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी नहीं है, रिस्क रिटर्न रिवॉर्ड उतना नहीं है। और कैसा है कि स्टॉक प्राइस इतना नहीं गिरा है, 10% इज नथिंग बेस्ड ऑन द प्राइस गिवन। स्टॉक अगर यहाँ से और ज़्यादा गिरता है, अगर मैं आपको एक
मोटा मोटी यहाँ पे बोलूँ तो यहाँ पे अगर 1200 से नीचे में अगर स्टॉक जाता है तो वो टाइम पे एक बार के लिए अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखेगी, लेकिन तब तक के नहीं। मार्केट अगर खराब होता है तो ये स्टॉक प्राइस और नीचे जाने के चांसेस है। तो एटलीस्ट ये न्यूज़ के ऊपर दिस इज फेयरली वैल्यूड, मतलब न्यूज़ भी ठीक है और स्टॉक के वैल्यूएशन मॉडल्स भी चेंज होंगे। ग्रोथ जो आएगी वो और बाद में 1-6 महीना साल भर से और डिले होती जाएगी। तो स्टॉक जो गिरा है टोटली फाइन, और आपको अगर ऐसा लगता है कि बहुत डिस्काउंट में चल रहा है तो उसके लिए स्टॉक को ज़्यादा गिरना होगा। तो मार्केट जिस दिन भी करेक्ट होगा वो टाइम पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगी, बट एटलीस्ट आज के लिए आप होल्ड ऑफ कीजिए, आप इस चीज़ में एंट्री मारने की कोशिश मत कीजिए।